हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर, जिसका आप सभी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम ऑब्जेक्टिव कब करवाओगे। तो इस चैप्टर के हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के क्लास 12 के लेक्चर नंबर 9 में MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, और आज आपको पता ही है इंपॉर्टेंट MCQs का दिन है। तो सभी मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स देते जाएंगे, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा है और आप अब जब ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ये सब कुछ पढ़ा है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और ये जो क्वेश्चन हम देखेंगे ये कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी का आपको यहाँ पे मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको याद होना चाहिए, वरना आप कहेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो भाई ये हो सकता है। चलिए, निम्न में से कौन सा अल्कोहल का उत्पादन करता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन, और चाहे यहाँ लिखा हो या नहीं लिखा हो, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं इतना घिसा पिटा सा क्वेश्चन है कि कुछ नहीं तो यही सही वाला क्वेश्चन है, जो बहुत एग्जामों में पूछा हुआ है। देख ही सकते हैं यहाँ पे, और ये नंबर जो है कमी है। यूपी, MP, CBSE सेंट्रल बोर्ड, RBSE के एग्जाम में पूछा हुआ है, और नीट में मुझे लगता है इसे छुपा हुआ नहीं होगा, क्योंकि नीट में और किसी तरह से इसको पूछ लिया होगा, क्योंकि नीट में अलग अलग जैसे कॉलम बना के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि इस कॉलम में जो है आपको नाम दे दिया गया है और इस कॉलम में वो किससे बनता है वो दे दिया उसमें, लेकिन पूछे हुए जरूर हैं। ठीक है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। बताना है आपको कि अल्कोहल का उत्पादन किससे होता है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ट्राइकोडर्मा, पोलापोरम। ठीक है, वैसे ये पॉलिस्पोरम है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड है उन्होंने दिया हुआ है, और मुझे आपको बताना चीज़ें ये बतानी होती है कि भैया कई बार क्या मिस प्रिंट हो जाती है, आप कंफ्यूज मत हुआ करिए उसको देख के कि ये क्या नया आ गया। उसके बाद एस्परजिलस नाइगर जो है, ठीक है, तो ये तीनों में ये पोलास्पोरम ही दिया था। वैसे ही आपको पता है पॉलिस्पोरम है। ठीक है, लेकिन देखो तीनों चारों बोर्ड में, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने एक जगह से उठाया था, तो सब ने यही जो है गड़बड़ की थी। तो और अलग अलग सालों में भी आया हुआ है, ये एक साल में चारों जगह नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम ये तो नीट का क्वेश्चन है, ये तो ऑल PMT का क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड लेवल पे नहीं आता। अभी आप देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ और साथ में चारों बोर्ड में भी। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो नीट में नहीं आ सकते या कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं आ सकते, या जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं वो आपके स्कूल में नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे मैंने बहुत सारे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड में भी पूछे हुए हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि मैम ये तो बिहार का क्वेश्चन है, आप यूपी वाले क्वेश्चन लेके आओ। अरे सिलेबस तो सेम है, बिहार, यूपी और ऑल इंडिया में NCERT चल रही है ना। मैंने आपकी यूपी बिहार की बोर्ड भी बुक भी मंगवा के देख ली, कॉपी पेस्ट NCERT है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, एक एक लाइन वैसे लिखी हुई है। तो भाई सिलेबस तो वही है। अब एक कोई भी क्वेश्चन आप में भी आ सकता है, दूसरे बोर्ड में भी, और आप देखेंगे भी, देखो ये वाला क्वेश्चन चारों बोर्ड में आया हुआ है। कई बच्चे कहते हैं तो CBSE का अपने काम का नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, देख लो इधर आपके सिलेबस में रिलेटेड है। तो याद आ गया होगा, और आई होप आपने आंसर भी लिख दिया होगा। इसका आंसर है सैकेरोमाइसिटिस, ठीक है, सर्वेसी, जिसको क्या है, ये ईस्ट की एक प्रजाति है, और इसका सही आंसर जो है वो क्या है, D। और मैंने आपसे कहा था इसको याद रखना, जब क्लास में पढ़ाया था तब भी, कि बहुत बार पूछा हुआ है इसको। ठीक है, ईस्ट की एक जाति है। ये क्या करता है, किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन से ये अल्कोहल का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। हमने एक रिएक्शन भी लिखी थी इस जगह, 2 बार, एक बार भी नहीं 2 बार लिखी थी। ठीक है, वो रिएक्शन आप चाहें तो याद करें, हालांकि उस रिएक्शन से कभी क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये तो जस्ट अभी पढ़ के आए हैं 1-2 लेक्चर पहले, ये तो आपको आना चाहिए। नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया या उपरोक्त सभी। जस्ट शायद कल या परसों के लेक्चर में, कल के लेक्चर में ही पढ़ा है हमने, तो मुझे लगता है ये आपको फटाफट से आ जाना चाहिए कि कौन करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कौन करता है? नॉस्टॉक भी करता है, एनाबिना भी करता है और ऑसिलेटोरिया। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए थे वहाँ पे बोर्ड पे, और मैंने आपको बताया भी था नॉस्टॉक का फोटो, और ये भी बताया था कि नॉस्टॉक में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको हिस्टोसिस कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन। तो आंसर जो है इसका क्या है? उपरोक्त सभी। आई होप आपके सबके आंसर जो हैं वो सही आ रहे होंगे, और जिनके भी आंसर सही आ रहे हैं आपको पता ही है मेरी तरफ से क्या लेना है, ठीक है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। देखो नीट में भी आया हुआ है, एमपी बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज आप ऐसे मत करना कि जैसे हम जो है वहाँ पे हमारा जो ऐप है उसमें हम हर चैप्टर के कम से कम 3 पार्ट्स ऐसे डालते हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और वो कंपटीशन के होते हैं अलग अलग, मतलब केरला से लेकर मतलब इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जनरल साइंस में भी कई बार बायो, यहाँ तक कि जेईई में भी बायो के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथ्स वालों को भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़नी ही पड़ती है। तो बच्चे कहते हैं कि मैम वो तो कंपटीशन के हैं, हम क्यों देखें? भाई सब में ये देखो, जेईई नीट में और एमपी दोनों बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि वो कंपटीशन का है आपको पढ़ना नहीं है, सब काम का है आपके। ऑब्जेक्टिव मतलब अथाह सागर है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कवक व शैवाल का, शैवाल व ब्रायोफाइटा का, कवक व उच्च पौधों की जड़ों का, और कवक व जीवाणु का। ये भी हमने शायद आज या कल या परसों के लेक्चर में ही पढ़ा है, 1-2 इससे लास्ट लेक्चर में। तो माइकोराइजा किसे कहते हैं? माइकोराइजा जो होता है वो एक सह संबंध होता है, सिम्बायोटिक या सहजीवन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और वो किसके बीच में होता है? फंजाई और प्लांट। और कौन से प्लांट? हायर कैटेगरी के प्लांट, ठीक है। वहां पे ये लाइन मैंने अच्छे से लिखी थी कि हायर कैटेगरी के प्लांट में होता है, क्योंकि एल्गी और फंजाई में भी मिलता है, ठीक है, लेकिन हमने इस चैप्टर में जो बात की है वो उच्च पौधों की बात की है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, देखो कवक और शैवाल भी दे रखा है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो तो थोड़ा बताएं मुझे कि कवक और शैवाल का जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लाइकेन। और जब प्लांट और कवक के बीच में होता है तो उसे कहते हैं माइकोराइजा। और एक और रिलेशनशिप है जो मैं आपको बताती हूँ, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो पढ़ा है आपने, वही पादप यानी कि प्लांट और साइनोबैक्टीरिया के बीच। और पढ़ा ही है आपने 11th में, क्योंकि मैंने 11th वालों को पढ़ाया है तो मुझे पता है कि आपने पढ़ा होगा अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो। प्लांट, और प्लांट में भी स्पेशल एक प्लांट है इसमें, साइकस। तो साइकस और साइनोबैक्टीरिया में भी एक रिलेशनशिप पाया जाता है। ये बैक्टीरिया है भाई, कवक नहीं है, बता देती हूँ। और उसको हम कोरोकोइड रूट्स कहते हैं, कोरोइड्स रूट्स, ऐसे प्रकार की रूट को, ऐसे रिलेशन को, ठीक है। चलिए, तो आंसर तो आपको मिल गया है, सी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, जैव नियंत्रण में प्रयोग किए जाने वाले विषाणु है। फटाफट से आंसर दे दीजिए, ऑप्शन आ गए हैं, पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। जैव नियंत्रक, अब जैव नियंत्रण में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, और मैंने आपको क्लास में बोला भी था कि इन सबको अच्छे से ध्यान रखना, कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि डाउट वहां पे ऐसे पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, चारों दे देते थे आपको जैव नियंत्रक के, जितने भी आपने पढ़े, आपको बोलते हैं सही वाला ढूंढ के बताओ। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, सही वाला ढूंढ के बताओ। 4 ऑप्शंस में थे, और मैंने आपको बताया था ध्यान रखना कौन वायरस है, कौन बैक्टीरिया है, कौन फंजाई है, क्योंकि जनरली वो ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे वायरस पूछा है, बैक्यूलो वायरस, एडिनो वायरस, रेट्रोवायरस और पैरामिक्सो वायरस। तो वही 1-2 लेक्चर पहले ही हमने पढ़ा है, तो मुझे लगता है आपको याद होगा। हमने पढ़ा है कि एक वायरस होता है बैक्यूलो वायरस, जो कि क्या करता है, जैव नियंत्रक करता है। और ये कैसे करता है, ये कैसा, एक मैंने आपको बताया था ट्राइकोडर्मा पे क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट पे, और वहां पे उसमें ऐसे ही 4 दिए थे, बैक्यूलो वायरस, ट्राइकोडर्मा और साइनोबैक्टीरिया, और ऐसे, और सामने उनके क्या क्या वो नियंत्रित करते हैं ये। लेकिन ऊपर विषाणु नहीं पूछा था, ऊपर पूछा था रोगजनक को कौन, रोग प्रतिरोधकता कौन प्रदान करता है।
तो अभी आपको लग रहा होगा कि सभी तो रोग प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे बैक्यूलोवायरस है, ये रोग प्रतिरोधकता प्रदान नहीं करता। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, लिखा हुआ भी था वहां पे कि कीटो, शुरुआत ही इसी लाइन से की थी मैंने, और इसलिए की थी कि कीटो यानी कि ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी मेंबर्स है, जनरली जो इंसेक्ट्स हैं, उनमें रोग उत्पन्न कर देता है, ये उनका रोगजनक है। यानी कि आपको जिस खेत में इन इंसेक्ट्स को भगाना है वहां पे बैक्यूलोवायरस डाल देते हैं, तो जब ये कीट आते हैं तो उनमें बैक्यूलोवायरस चला जाता है और उन कीटों को बर्बाद कर देता है। डायरेक्ट कोई रोगजनकता प्रोवाइड नहीं करवा रहा है ये प्लांट को, ये बाहर रहता है, और बाहर जब कीट इस प्लांट को खाते हैं या उस पे ये वायरस लग जाता है तब इन कीटों को बर्बादी करता है। जबकि ट्राइकोडर्मा क्या कर रहा था, ट्राइकोडर्मा तो प्लांट के साथ रह के उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा था रोगजनों के प्रति, वो किसी को मार नहीं रहा था, वो प्लांट को रोग ही नहीं होने दे रहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो बैक्यूलोवायरस जो है वो ए है, बैक्यूलोवायरस। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट देखो, बिहार में भी आया हुआ है CPMT और RPMT में भी आया हुआ है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले नीट नहीं हुआ करती थी, अभी 4-5 सालों से नीट होने लगी है, और भी उससे पहले जब हम दिया करते थे तो हमारे टाइम पे PMT हुआ करती थी, और PMT हर स्टेट की अलग अलग हुआ करती थी, है ना। अब तो ऑल इंडिया नीट हो गई है, तो ये वही इसीलिए यहाँ पे CPMT मतलब सेंट्रल PMT, बिहार बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और राजस्थान PMT में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सीवेज में कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इससे ईजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल पे पूछा हुआ है उसके हिसाब से बहुत ईजी है। प्राथमिक उपचार में, द्वितीयक उपचार में, तृतीयक उपचार में और उपरोक्त सभी। भाई तृतीयक तो था ही नहीं, ये तो अपने आप ही कट गया। तृतीयक नहीं था तो ये भी कट गया, इन दोनों में से ही सेलेक्ट करना है जो भी करना है। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, A B जो भी है आपका। इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीयक उपचार में। क्यों है जरा ये भी सुन लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन, 2 स्टेप करवाते हैं हम, एक करवाते हैं प्राथमिक और एक करवाते हैं द्वितीयक। प्राथमिक में तो हम सिर्फ क्या करते हैं, कचरा अलग करते हैं, एक तरह से जो भारी जो हल्की चीजें होती हैं, 2 चीजें करते हैं उसमें हम प्राथमिक वाले में। एक तो निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन करते हैं एक तो, और दूसरा सेडिमेंटेशन करते हैं, अवसाधन। प्राथमिक वाले में तो सिर्फ यही करते हैं, यहाँ पे कोई सूक्ष्म जीवों का उपयोग तो करते ही नहीं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग तो हम जब इसको सेकेंड लेवल पे ले जाते हैं, द्वितीयक उपचार में ले जाते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे, तब हम उसमें 2 तरह के, पहले तो जो है हम क्या डालते हैं, एरोबिक वाले डालते हैं, फिर एनारोबिक वाले डालते हैं। स्टेप्स याद आ रहे हो आपको, तो वहां करते हैं, वहां पे BOD चेक करते हैं। BOD भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज का। अभी मैं BOD पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन है इसमें, अभी बता दूंगी तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है ये तो नहीं है, B जो है द्वितीयक वाले में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। पहला वाला फिजिकल है, इसको क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। क्लास में मैंने बताया भी था, लिखा भी था, ये भौतिक है और ये जैविक उपचार है, क्योंकि इसमें जीव यूज कर रहे हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। ये भी 2 वर्ड्स आप याद रखेंगे। आंसर है द्वितीयक उपचार में। नेक्स्ट है, बायोगैस में उपस्थित प्रमुख गैस कौन सी है। यूपी और PMT दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सी गैस है, मुझे लगता है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दे जरा। कई बार प्रमुख गैस पूछी है, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा मैम आपने कहा था H2S भी आती है, मैम आपने कहा था मीथेन भी आती है, मैम आपने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, मैम आपने कहा था हाइड्रोजन भी आती है, लेकिन प्रमुख कौन सी है सबसे ज़्यादा। जो मैंने परसेंटेज भी बताया था लास्ट में कि 65% जो है बायोगैस में ये होती है, मुझे याद है अच्छी तरह से, परसेंटेज भी बताया है मैंने। तो कौन सी होती है, तो इसका आंसर है मीथेन। मेन गैस जो होती है बायोगैस के अंदर वो होती है मीथेन। ठीक है, चलिए B ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है, वही आ गया है भाई बीओडी वाला क्वेश्चन, और बीओडी आपको निकलवाई भी जाती है, अगर आपके स्कूल में निकलवाते हैं, नहीं तो कॉलेज में जाके तो निकालनी ही है आपको बीओडी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है उपचारित सीवेज की बीओडी बिना उपचार किए सीवेज की बीओडी की अपेक्षा। ऑल पीएमटी में एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो एम्स हॉस्पिटल है उनका कॉलेज भी होता है, वहाँ पे एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लास 12th से। चलिए बताइए कि एक अगर हमारे पास दो तरह के पानी है, एक को तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित कर दिया, मतलब उसको शुद्ध, मतलब नदियों में छोड़ने लायक बना दिया, और दूसरा हमारे पास है बिना उपचार वाला, मतलब कि गंदा, जिसको हम जनरली सीवेज कहते हैं। किसकी बीओडी क्या होगी ये बताना है, कम होगी, अधिक होगी, समान होगी, या कहा नहीं जा सकता। बताओ जी, ये वाले ऑप्शन मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, कहा नहीं जा सकता, है ना, नहीं पता, है ना, ऐसे वाले, जैसे मैथ्स में आपके कभी आता होगा कि गणना नहीं की जा सकती, ऐसा आता है ना। तो उपचारित सीवेज की बीओडी बिना उपचारित सीवेज की बीओडी की अपेक्षा क्या होगी। इनडायरेक्ट वे में ये शब्द आप समझ गए कि उपचारित वाली की बीओडी क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। उपचार करने के बाद बीओडी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, समान हो जाती है, या बता नहीं सकते। तो अगर आपको याद है तो हमने बीओडी की परिभाषा पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर ऑक्सीजन की वह मात्रा, ऑक्सीजन का वह अमाउंट जो 1 लीटर पानी में कार्बनिक पदार्थों के डाइजेशन या पाचन जिसको कहते हैं, या बोल दो डिग्रेडेशन बोल दो, कि पाचन में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन लगती है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी के कार्बनिक पदार्थों को पाचित करने में यूज होती है, वो बीओडी कहलाती है। और बहुत अच्छे से मैंने आपको 2-3 बार इस सेंटेंस को रिपीट किया था कि किसी में कार्बनिक पदार्थ जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसको ऑक्सीजन यूज करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा बीओडी बढ़ती जाएगी। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि बीओडी इज प्रोपोर्शनल टू कार्बनिक पदार्थ। और सिंपल कर देती हूं मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उस पानी में, और जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उतना ही पानी सीवेज वाला होगा, मतलब कि गंदा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब तो आप मेरे ख्याल से समझ जाएंगे कि भाई जो बिना वाला है उसके बदले जो उपचारित है उसकी बीओडी क्या होगी, कम, ठीक है, कम होगी। ए वाला जो है हमारा आंसर है, ठीक है, ए। नेक्स्ट चलते, मिथेनोजन पाए जाते हैं। क्या होते हैं मिथेनोजन? मिथेनोजन जो है वो बैक्टीरिया है जो मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। कहाँ होते हैं? गोवंश के गोबर में, गोवंश के रुमेन में, अवायवीय अवपंकन में, या उपरोक्त सभी में। 12th छोड़ो, कंपटीशन छोड़ो, हम जो एग्जाम देते हैं, मैं भी कभी कभी कंपटीशन एग्जाम देती हूँ जब मेरा मूड हो जाता है तो जो है कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था, उसमें पूछा हुआ था। वैसे ये वो कंपटीशन एग्जाम 10th लेवल का था, लेकिन उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए, क्या है भाई मेथेनोजन जो है वो क्या है, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको? और मेथेनोजन क्या है? एक बैक्टीरिया है जो क्या निकालते हैं, मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो भाई गोवंश में, गोवंश के रुमेन में, अवायवीय अवपंकन में, या उपरोक्त सभी में। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने बायोगैस बनाई थी तो बायोगैस में हम गोबर यूज करते हैं। क्यों गोबर यूज करते हैं? क्योंकि उसमें जो है कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें वो बैक्टीरिया होते हैं जो, क्योंकि गाय का गोबर कहाँ से निकला होगा? गाय में से निकला है। गाय के रुमेन में, गाय का एक इंटेस्टाइन में एक स्पेशल पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे जो है मेथेनोजन बैक्टीरिया रहते हैं जो मेथेन का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ पे एक तो वो मेथेनोजन बनाते हैं, तो गाय के रुमेन में तो है ही। उसके बाद जब वो गोबर मतलब वेस्ट मटेरियल निकालती है तो उसमें भी कई मेथेनोजन बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसलिए गोबर का उपयोग हम बायोगैस में करते हैं, क्योंकि हमें मेथेन बनानी है वहाँ पे। और अवायवीय, अवायवीय का मतलब एनारोबिक जो अवपंक है, यानी कि वही क्या, एनारोबिक जो आपका सीवेज है,
सीवेज में भी क्या हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था। सीवेज ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था कि जब उनका हम अवायवीय प्रोडक्शन करते हैं तो गैसेस निकलती है, मीथेन, H2S, और इसको हम काम में लेके बायोगैस बना देते हैं। बायोगैस 2 बार हमने पढ़ा है, एक तो स्पेशल टॉपिक में भी पढ़ा था और एक हमने सीवेज किया था, वहां पे भी पढ़ा था कि ये बायोगैस हम आगे काम में ले सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो भाई वहां पे भी पढ़ा था। तो तीनों जगह पे यानी कि उपरोक्त सभी में जो है सही आंसर रहेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे मीथेन और कहाँ पाई जाती है, देखो ये मीथेन होती है ना, इसको मार्श गैस भी कहते हैं, ये याद रखो, ये सब कंपटीशन के जो है क्वेश्चन है। मार्श गैस कहते हैं इसको क्योंकि मार्शी एरिया, जो दलदली एरिया होता है ना, दलदल तो समझते ही होंगे, दलदल, मार्शी को ही अब दलदल कहते हैं, अब सिंधी मतलब ऐसा जहाँ पे धंस जाते हैं ना, बहुत सारे एल्गी वगैरह सड़ रहे होते हैं, है ना, सब कुछ कार्बनिक पदार्थ सड़ रहे होते हैं, तो दलदल वाले या मार्श एरिया में भी मीथेन मिलती है। एक और बता देती हूँ आपको, और इसीलिए इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन, फिर से आ गया है और नीट में पूछा हुआ है, मैंने जब ये पढ़ाया था तब बोला भी था। अब इस ऐसे भी पूछा हुआ है इसको, और मैंने कहा मैक्सिमम टेबल फॉर्म में पूछा हुआ है कि वही 4 इधर 4 इधर, और बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या सही मैच करके बताओ। ऐसे वाले में बहुत पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन, 4-5 जो आपको केमिकल्स दे रखे हैं, आपके द एंटीबायोटिक्स दे रखी है उसके बारे में, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रिपेयर करें अपने आप को। क्या है भाई साइक्लोस्पोरोनिन, एक जो है वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है, प्रोटीन एंजाइम्स है, प्रत्यारोपित अंग की अस्वीकार्यता को रोकने के लिए औषधि है, रक्त वाहिकाओं में जमे थक्के को घोलकर घटाने वाली औषधि है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो क्या है, वैसे तो पता हो जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा अपना रामायण कर लेती हूँ। क्या है साइक्लोस्पोरोरिन, तो साइक्लोस्पोरोनिन ए जो है वो हमें किससे मिलती है, वहां से शुरू करती हूं मैं। तो हमने पढ़ा था कि ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलती है, पॉलीस्पोरस पॉलीस्पोरम, ये आपको याद आ रहा है क्या, ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है, एक कवक है ना, ट्राइकोडर्मा के नाम से याद आ रहा होगा आपको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे मिलती है ये। लेकिन काम क्या आती है भाई, काम ये आती है कि जब हमें किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, हमें कोई ऑर्गन दिया जाता है, तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि बाहरी पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है ना, वही MHC वाला केस जो है। टी सेल्स जो हैं, ये भी बताया है कि टी सेल्स ये काम करती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के तहत हमारा जो बॉडी है वो ऑर्गन को रिजेक्ट करती है। ये बात तो मैं बहुत बार बता चुकी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है नीट में कि कौन करता है, CMD करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से हमारा जो शरीर है वो ट्रांसप्लांट ऑर्गन को रिजेक्ट करता है। तो अब उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो है, हमने सब कुछ चेक कर लिया, ब्लड भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कई बार हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देती है, तो उसके लिए हम एक दवाई दी जाती है उस पेशेंट को, और उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। और उसका जो सही ऑप्शन अब आपको दिख गया होगा, प्रत्यारोपित अंग मतलब वही ट्रांसप्लांट जो हम कर रहे हैं ऑर्गन का, उसकी अस्वीकार्यता को, यानी वो रिजेक्ट नहीं करे, उसको रोकने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इस औषधि का यूज करते हैं, औषधि है, ठीक। नेक्स्ट है, ये भी नीट और देख लो RBSC बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं कह रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं नीट में आया तो आपके बोर्ड में नहीं आ सकता, या बोर्ड में आया तो नीट में नहीं आ सकता, ठीक है। टोडी निर्माण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी पढ़ा है हमने, आप देख रहे होंगे, ये सब हमने क्लास में पढ़ा है, बस आपको याद होना चाहिए। और पढ़ा है इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हम कॉम्पिटिशन लेवल तक पढ़ रहे हैं, और कुछ भी NCERT से बाहर नहीं आता। जैसा मैं कहती हूँ 1% का फर्क होता है जो NCERT से थोड़ा सा ऊपर होता है, 99% जो क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो NCERT कवर कर देती है। और NCERT मतलब उसकी एक एक लाइन है ना, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। एगेरिकस अंगूर का, ताड़ का या मॉल्टेज का, तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल सीधा आंसर है कि टोडी जो एक ड्रिंक है जो साउथ साइड में ताड़ के ट्री से बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं टोडी, है ना, फर्मेंटेट करके किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ये बनाई जाती है। निम्न में से
अनाश्वित यानी कि अनडिस्टिल्ड पेय है। ठीक है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों बताया था आपको वहाँ पे क्लास में। ये भी CBSE नीट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बताओ जरा भाई, वाइन, विस्की, रम या ब्रांडी। तो हमने दो प्रकार के ड्रिंक पढ़े थे, है ना, पेय पदार्थ में, अल्कोहल में। एक होते हैं जिनको हम आश्वित करते हैं और दूसरे होते हैं जिनको अनाश्वित करते हैं, मतलब डिस्टिल्ड नहीं करते। और मैंने आपको यहाँ पे वो बना के भी दिखाया था कि एक ऐसा क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे कि डिस्टिलेशन का एक सिस्टम होता है। तो इनमें से एक ऐसा है जो अनाश्वित है यानी नॉन डिस्टिल्ड है, और जो नॉन डिस्टिल्ड होते हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, आपको अगर ध्यान है कि विस्की, रम और ब्रांडी ये तीनों तो डिस्टिल्ड किए जाते हैं और इसीलिए इनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। और मैंने आपको इससे रिलेट करके भी बताया था कि इनको पीने से नशा जल्दी होता है। वाइन और बियर, ठीक है, एक वाइन था और एक बियर का नाम लिया था हमने, ये दोनों जो है ये अनाश्वित होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ए वाला। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम नीट, बिहार, यूपी तीनों में पूछा हुआ है, प्रोटीन से समृद्ध जीव है बहुत। हालांकि मुझे लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये शायद पिछले चैप्टर में आया हुआ है, लेकिन चलो कर ही लेते हैं। प्रोटीन, पेनिसिलियम, स्पाइरुलिना, स्पाइरोगायरा और एजोबैक्टर, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक ही है। वहाँ पे भी हमने माइक्रोब्स के ही थोड़े से यूज पढ़े थे, यहाँ पे भी माइक्रोब्स के यूज पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर माइक्रोब्स पे है। तो भाई पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसका आंसर है ये, वो भी माइक्रोब से रिलेटेड था, तो पूछा जा सकता है। और वैसे भी चाहे कॉम्पिटिशन हो या बोर्ड हो, वहाँ पे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, वहाँ तो सब कुछ ओवरऑल आता है। ठीक है, पेनिसिलियम, स्पाइरुलिना, मेरे ख्याल से आंसर दे दिया होगा आपने कि हमने एक चीज पढ़ी थी उधर, एकल कोशिका प्रोटीन, है ना, और उसमें हमने क्या कहा था कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को उपयोग करके हम जो है क्या कर सकते हैं, प्रोटीन निर्माण कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और उसी में हमने एक का नाम पढ़ा था स्पाइरुलिना, जो मैंने कहा था, फोटो भी दिखाया था ग्रीन कलर की टैबलेट का। और इसीलिए इस चैप्टर से इसको रिलेट कर दिया है मैंने कि भाई सूक्ष्म जीव यहाँ पे भी यूज है, और चैप्टर सूक्ष्म जीवों के बारे में भी है, तो ये भी एक सूक्ष्म जीव है। और स्पाइरुलिना जो है उससे क्या बनाया जाता है, स्पाइरुलिना, और एक और हमने एल्गी पढ़ी थी क्लोरेला, याद आ रही हो आपको उसकी बहुत ज़्यादा। क्लोरेला का भी हम क्या करते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी टैबलेट वगैरह मिलती है, ये भी बताया था। तो सीधा जो हमारा आंसर है वो है बी, स्पाइरुलिना। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये भी मैंने जब कहा था कि ये याद रखना कौन किससे मिलता है, और उसमें सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये वाला है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल किससे मिलता है, एसिटिक अम्ल किससे मिलता है, और ब्यूटारिक अम्ल किससे मिलता है। सारे मैंने जो आ सकते थे वैसे आपको टेबल बना के यहाँ पे शो कर दिए थे, तो आप उस टेबल को याद रखें और आंसर बताइए। अब सैकेरोमाइसिस सर्वेसिस से, स्यूडोमोनास प्रजाति से, एस्परजिलस नाइगर से या क्लोस्ट्रिडियम से। ठीक है, बताइए जल्दी कि भाई सिट्रिक एसिड किससे मिलता है। तो सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड जो है वो हमें एस्परजिलस नाइगर से मिलता है, और यही इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, सी वाला एस्परजिलस नाइगर। और बताऊं थोड़ा सा, सैकेरोसर्वेसिस से तो अल्कोहल मिलता है। ठीक है, स्यूडोमोनास तो अभी आपको बताया भी नहीं है, और वैसे भी अभी इसकी जाति नहीं लिखी हुई है तो नहीं बता सकते। क्लोस्ट्रिडियम की भी जाति नहीं लिखी हुई है, लेकिन हमें एक क्लोस्ट्रिडियम का दे रखा है ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियो ब्यूटारिक से मिलता है ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चाहे तो आप देख लें एक बार पीछे जाकर। फलीदार पौधों की जड़ों में संबद्ध जीवाणु है। फलीदार पौधे क्या होते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, आप 12th में आ गए हैं। स्यूडोमोनास, एजोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। और नहीं भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। फलीदार पौधे कौन से होते हैं, मटर, चना, चना भी वही वैसे उसकी फली में से ही निकलता है एक तरह से। आप वैसे बोलो, आप बोलो कि नहीं चना तो ये ऐसे में से निकलता है, लेकिन है फली। मटर, जितनी भी आपकी दालें होती हैं वो भी कुछ मटर जैसे ऐसी लंबी लंबी
जो है फलियों में से निकलती है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में जो हम फलीदार पौधों की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स की। तो अब तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि लेग्यूम प्लांट की जड़ों में क्या रहता है, कौन सा सूक्ष्म जीव रहता है और वो क्या करता है, भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो लेग्यूम के अंदर जो है राइजोबियम वाला रहता है और ये हमने क्लास में पढ़ा था, सबसे पहला यही पढ़ा था। लेग्यूम पौधों में राइजोबियम जो है वो रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये तो क्लास 11th का है, वैसे भी 12th में भी है, 11th में भी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो है एफिड के जैव नियंत्रण में प्रयोग किया जाने वाला क्या है। ठीक है, एफिड को मारने के लिए, एफिड को खाने के लिए, एफिड को दूर करने के लिए कौन सा जैव नियंत्रक यूज किया जाता है? ये तो मुझे लगता है बिना ऑप्शन के आपको आ जाना चाहिए। फिर भी ड्रैगन फ्लाई को, लेडी बर्ड को, ट्राइकोडर्मा को या उपयुक्त सभी को? तो हमारी जो लेडी बर्ड है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक जो है क्या आता है, कार्टून आता है मिराक्युलस नाम का, उसमें जो लेडी बर्ड होती है, फोटो भी बताया था। तो उसका यूज जो है वो एफिड को मारने के लिए, या ये क्या करती है लेडी बर्ड, ये लेडी बर्ड जो है वो क्या करती है, एफिड को खा जाती है। ठीक है, उसका भोजन है। तो बी जो है वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है चिकित्सकीय महत्व बनाने वाली कवक क्या है, कि ऐसी कौन सी इसमें से कवक है, फंजाई है। देखो इन शब्दों पे ध्यान दिया करो क्योंकि ऑप्शन में सभी कुछ ना कुछ काम के ही होते हैं, चिकित्सकीय महत्व में, और वो भी फंजाई। पेनिसिलियम नोटेटम, ट्राइकोडर्मा, पॉलिस्पोरम, मोनस्कस परपूरिया या उपयुक्त सभी? देखो पेनिसिलियम नोटेटम क्या बनाती है, पेनिसिलियम नोटेटम जो है प्रतिजैविक बनाती है ना। एंटीबायोटिक बनाने में फ्लेमिंग ने जो है सबसे पहले पेनिसिलियम से खोजा था प्रतिजैविक। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम अभी जस्ट पढ़ के आए हम, साइक्लोस्पोरोरिन ए ये मिलती है, जिसको हमने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आती है। मोनेस्कस परप्यूरिया से क्या मिलता है, तो मोनेस्कस परप्यूरिया से हमें मिलती है स्टेनिन। क्या काम आती है भाई स्टेनिन? स्टेनिन का यूज हमने किया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, और ये यहाँ से परपूरिया से आपको कनेक्ट भी किया था कि पूरी, परपूरिया से पूरी याद रखो, परपूरिया यानी पूरिया, पूरिया में क्या होता है, ऑयल होता है। अगर मैं चाहूँ कि उसमें ऑयल कम चला जाए तो मैं उसमें थोड़ा सा क्या बबरा सकती हूँ, क्या डाल सकती हूँ, स्टेनिन डाल सकती हूँ। ऐसे मैंने आपको रिलेट करके बताया, करना नहीं है, ऐसे याद रखना है। तो जो लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, जो फैट कम खाना चाहते हैं, उनको फिर एज अ मेडिसिन स्टेनिन दी जाती है। तो यहाँ पे तो देखो तीनों मेरे ख्याल से जो है चिकित्सकीय रूप में काम में आ रही है, लेकिन खेल यहाँ पे खेला गया है कवक से। अब बच्चे बोलेंगे उपरोक्त सभी दे भी रखा है, और कई लोगों ने डी लिख भी दिया होगा क्योंकि वो भूल गए कि मैम ने कवक को येलो येलो कर रखा है। तो कवक बतानी है, तो कवक तो देखो पेनिसिलियम भी है, पॉलिस्पर्मा भी है और मोनेस्कस भी है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। सही थे सब लोग। ठीक है, मैम जस्ट कंफ्यूज कर रही थी कि अभी 2-4 लोग वापस अपना आंसर बदल देंगे। सभी कवक है। ट्राइकोडर्मा अभी हम जस्ट पढ़ के आए वो क्वेश्चन में, साइक्लोप्रोस्पिन मैंने आपको कहा था ये भी कवक है, पेनिसिलियम भी कवक है, और ये परपूरिया भी एक ईस्ट है। सब ईस्ट है, ये तीनों, ये दोनों ईस्ट, ये कवक है, ये ईस्ट है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा जस्ट अभी हमने पढ़ा था, वहां पे मैंने यहाँ लिखा भी था कि ये कवक है। चलो पेनिसिलियम तो जन्म जन्मांतर से आपको याद ही होगी। अगर दो भी आप पहचान गए, चलो ये नहीं पता हो कि ये कवक है, लेकिन देखो पेनिसिलियम आपको पता है कवक है, और ट्राइकोडर्मा आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैं अभी लिख के भी आई हूँ। तो जब दो मिल गए तो फिर ऑप्शन बचा ही क्या, उपरोक्त सभी। कई बार ये ट्रिक्स भी यूज काम में ले लेनी चाहिए जब कुछ बात बिगड़ जाए। ठीक है, रक्त में लिपिड की मात्रा घटाने को दी गई औषधि का प्रमुख घटक क्या है? भाई अभी बता दिया, वैसे तो अब आप बता देंगे मुझे लिपिड का मतलब क्या है भाई, फैट, वसा। अब तो बता दो आंसर बिना ऑप्शन के। स्टेनिन, एंटीबायोटिक्स, साइक्लोस्पोरेनिन या इंटरफेरोन्स? तो जस्ट हम अभी पढ़ के आए हैं, जिसको मैंने वहां पे स्टेनिन लिखा था, है ना। स्टेटिन जो है वो किस काम में ली जाती है, रक्त या लिपिड को मात्रा को कम करने के लिए। ठीक,
तो ए जो है वो हमारा सही आंसर है। किससे मिलती है? मोलस्कस परप्यूरिया से, नाम याद रखना है। नेक्स्ट है जीवाणु प्रोपियोनोबैक्टीरियम शॉर्मेनाई। ये तो आपको याद आ जाएगा भाई, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको रिलेट करके बताया था इसको। का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? आरबीएससी और नीट दोनों में पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास वाइन, स्विस पनीर, रॉकफोर्ट पनीर और टोडी। मैंने आपको कहा था कि शॉर्माई, जब बंगाली लोग शर्माएंगे तो वो कैसे बोलेंगे? शॉर्माई, शॉर्मेनाई, है ना, ऐसे बोलेंगे। अब कुछ याद आ रहा है? और क्यों शर्माएंगे वो? क्योंकि सलमान खान को डायलॉग उन्होंने सुन लिया है कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, और छेद कहाँ है? जबकि छेद तो पनीर में है, और वो पनीर कहलाता है स्विस पनीर। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कहा था, तो आपको याद आ गया होगा कि स्विस पनीर जो है, जो कि एक बैक्टीरिया है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शॉर्मेनाई से बना हुआ है। अगर आप ऐसी चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने आपको इतना अच्छा रिलेट करके बताया था इसको। ठीक है, स्विस पनीर। और रॉकफोर्ट पनीर किससे बनता है? रॉकफोर्ट पनीर में मैंने आपको कहा था कि भाई पेनिसिलियम लगाना है, जो कि आपको जन्म जन्मांतर से याद है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई जो है उससे बनता है, एक कवक से, और ये जो है वो बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है, टोडी हमने देख ही लिया, ताड़ से बनती है, और वाइन जो है देखा ही अनावश्यक वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रूट और उनके फर्मेंटेशन से। किस जीवाणु पर कार्य करते समय फ्लेमिंग को पेनिसिलियम की खोज का अवसर मिला था? ठीक है, फ्लेमिंग ने सबसे पहले, अभी जस्ट मैंने जब पेनिसिलियम की बात कही थी तब कहा था कि पेनिसिलिन खोजी थी उन्होंने, लेकिन वो किस पे कार्य कर रहे थे? तो उसकी एक स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई थी। स्ट्रेप्टोकोकस, एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस और राइजोबियम। तो कहानी कुछ इस तरह की थी कि फ्लेमिंग जो थे वो क्या कर रहे थे? एक प्रयोग कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे, और उन्होंने पेट्री डिश को धो दिया। धोने के बाद उन्होंने देखा कि उस पर मोल्ड आ गई है, और ये मोल्ड बेसिकली कौन थी? पेनिसिलियम थी। अभी बैक्टीरिया का नाम मैंने नहीं बताया, आपका इंतजार कर रही हूं मैं। मोल्ड थी जो कि पेनिसिलियम थी, और इस मोल्ड पे जब उन्होंने वापस ये बैक्टीरिया डाले तो ये बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करे। तो उन्हें पता चला कि भाई ये जो बैक्टीरिया है ये इस मोल्ड की वजह से ग्रो नहीं कर रहे हैं। मोल्ड मतलब पेनिसिलियम थी, जो कि मैंने कहा कवक थी। और फिर उन्होंने देखा कि ये पेनिसिलियम जो है इस बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रही है, तो हम इसको ऐसी दवाई की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो न करे, और उसी का नाम उन्होंने फिर पेनिसिलिन दिया था। और ये जो बैक्टीरिया थे वो थे स्ट्रेप्टोकोकस, इस पे काम कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ए। तो देखिए आपने क्वेश्चंस, इसी के साथ जो है आज के हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। और आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ आइडिया हुआ होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।